हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर से संबंधित थ्योरी देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग एक एक या दो दो चैप्टर करके एक वीडियो में कंबाइन करके देखेंगे, ठीक है। यदि आपको एक बार में समझ ना आए तो इस वीडियो को 2 बार 3 बार ऐसे करके प्ले कर करके देखें और उसको याद करते चलें, ठीक है। क्योंकि जो क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में वो इसी में से लगभग मिलते जुलते आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला है इसमें कंप्यूटर का इतिहास एवं पीढ़ी, हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो आधुनिक कंप्यूटरों का विकास लगातार 3 प्राचीन काल से निर्मित गणक यंत्र के आविष्कार के परिणाम स्वरूप विभिन्न समय अंतराल में विकास एवं उपयोग के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुए हैं, जिनका विकास क्रम निम्न प्रकार माना जाता है। किसका? जो आधुनिक कंप्यूटर का विकास है लगातार प्राचीन काल से निर्मित जो गणक यंत्र हैं, ठीक है, उनके आविष्कार के परिणाम स्वरूप विभिन्न समय अंतराल में विकास एवं उपयोग के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुए हैं, ठीक है, जिसका विकास क्रम निम्न प्रकार माना जाता है। पहला क्या आया? अबेकस, 16वीं शताब्दी में, ठीक है। तो इस समय क्या है, इसको क्यों यूज किया गया था? शताब्दी जोड़ने व घटाने के लिए इसको यूज किया जाता था एबेकस को। इसको किसने लाया था? ली काई चेन ने। ये कहाँ के थे? चीन के। अब नेपियर बोन, नेपियर बोन इसको किसने लाया था? जॉन नेपियर ने, ठीक है। उनके नाम पे नेपियर बोन, स्कॉटलैंड के थे। कब हुआ था इसका आविष्कार? 1617। और इसके लिए किसके लिए उपयोग किया जाता था? परिणाम को ग्राफिकल संरचना द्वारा दर्शाने के लिए, ठीक है। अब स्लाइड रूल, विलियम ऑटरेड, ठीक है, जर्मनी से थे। 1622 में आया था। गणना के लिए रूलिंग स्केल का प्रयोग किए थे, ठीक है। अब पास्कलाइन, ब्लेंस पास्कल ने लाया था इसको। कब? कहाँ के थे? फ्रांस के। 1642 में, जोड़ने व घटाने के लिए। अब आता है डिफरेंस इंजन, इसको किसने लाया था? चार्ल्स बेबेज ने। तो इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है? एबेकस, नेपियर बोन, फिर उसके बाद आता है डिफरेंस इंजन, इसको चार्ल्स बेबेज ने लाया था। अब कब लाए थे इसको? 1822 में। क्या करने के लिए? बीज गणितीय उपयोग के लिए, ठीक है। फिर एनालिटिकल इंजन आया, इसको भी चार्ल्स बेबेज लाए थे। कहाँ से थे? ब्रिटेन से। किस समय लाए थे? 1837 में इसको आविष्कार हुआ था, ठीक है। अब सभी गणितीय क्रियाओं के लिए ये उपयोग किया जा सकता था। कौन सा? एनालिटिकल इंजन। फिर आता है टेबुलेटिंग, उसको किसने लाया था? हर्मन होलेरिथ ने। कहाँ से थे? अमेरिका से। कब? 1890 में। 1890 में जनगणना के लिए इसका उपयोग किया गया था, ठीक है। कब? 1890 में, टेबुलेटिंग वाले को, ठीक है। अब उसके बाद आया मार्क वन। मार्क वन को हावर्ड आइकेन ने लाया था अमेरिका के। कब? 1944 में। किस लिए? सभी गणनाओं के लिए इसको लाए थे, ठीक है। फिर उसके बाद आया एनिएक, इसको किसने? जेपी एकर्ट ने। जॉन मोचली, जेपी एकर्ट और जॉन मोचली दोनों ने इसको मिल करके लाया था एनिएक को। कहाँ से थे? अमेरिका से, 1946 में। और आईबीएम में उपयोग किया गया प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था कौन सा? एनिएक, ठीक है। अब उसके बाद आता है एडसेक, इसको मॉरिम विल्कम ने, ठीक है। मॉरिम विल्कम कहाँ से? इंग्लैंड से, 1949 में। इस इनमें क्या हुआ? प्रोग्रामिंग हो सकता था, ठीक है। अब उसके बाद किसने, कौन सा आया था? एडवेक आया था, ठीक है, एडवेक। अब उसको किसने लाया था? जॉन वॉन न्यूमैन ने लाया था। अब कब? 1950 में इसका आविष्कार हुआ। किस लिए? सभी गणनाएं कर सकता था ये, ठीक है, उसके लिए। अब उसके बाद आया था यूनिवैक, ठीक है, यूनिवैक। तो इसको किसने लाया था? जे प्रस्चर, एकर्ट और जॉन मोचली ने, ठीक है, 1954 में, वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए। तो इसका यूज किसके किसके लिए किया गया और इसका कौन सा ये जो आविष्कार है उसको याद रखना है, ठीक है। तो इसके लिए एक यहाँ पे है अ टेबुलेटिंग म्यू, इसको याद रखना है, अ टेबुलेटिंग म्यू। ए से आता है एबेकस, फिर उसके बाद आता है टेबुलेटिंग, मेन, ठीक है। ए से क्या आता है? एबेकस, उसके बाद टेबुलेटिंग, ठीक है। डिफरेंशियल इंजन और एनालिटिकल तो आता ही है, बाकी उसके बाद क्या आता है? टेबुलेटिंग। फिर उसके बाद आता है म्यू। म्यू में क्या आ जाएगा? सबसे पहले आएगा मार्क वन, फिर मार्क वन के बाद क्या आएगा? एनिएक, एनिएक के बाद में एडसेक, एडसेक के बाद में एडवेक, एडवेक के बाद में यूनिवैक, ठीक है। तो एम से क्या? मार्क वन। ई से आता है क्या? एनिएक, फिर उसके बाद इससे आता है एडसेक, फिर क्या आता है? एडवेक, फिर उसके बाद यूनिवैक। अब इसमें साल को कैसे याद रखना है? सबसे पहले कब आया था ये जो है, मतलब एबेकस, वो कब आया था? 16वीं शताब्दी में एबेकस आया था, ठीक है। उसके बाद टेबुलेटिंग म्यू, तो टेबुलेटिंग कब आया? 1890 में, ठीक है। टेबुलेटिंग 1890, म्यू में आ जाते हैं। फिर उसके बाद 90 के बाद में आ जाता है 44, फिर 46, फिर 49, 50, 54, 44, 2, 46, 3, 49, फिर 50, फिर 54, ठीक है। 44, 46, 49, 50, 54 ऐसे याद रखना है। मार्क वन, फिर उसके बाद में आ जाएगा एनिएक, फिर एडवैक, एडसेक, एडसेक के बाद में एडवैक, फिर यूनिवैक, ठीक है। तो 1944, फिर उसके बाद 46, फिर 1949, फिर 1950, फिर 1954, ठीक है। इसका किसको याद रखना है? इधर उपयोग जो है उसको याद रखना है, ठीक है।
इसी में आगे है विश्व में प्रथम क्या क्या है, ठीक है। तो उसमें देखते हैं विश्व का प्रथम गणना यंत्र क्या था, अबेकस था 16वीं शताब्दी में। विश्व की प्रथम प्रोग्रामर लेडी एडा अगस्टा, ठीक है, लेडी एडा अगस्टा। विश्व का पहला यंत्र जिस पर प्रोग्रामिंग किया गया, एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन में क्या किया गया था, सबसे पहले प्रोग्रामिंग। विश्व का प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिकी गणना यंत्र, मतलब कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल, कौन सा था, मार्क वन। मार्क वन क्या है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल गणना यंत्र था, ठीक है, पहला, ठीक है। उसके बाद विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर एबीसी, मतलब कि एटेंस ऑफ बेरी कंप्यूटर। ये क्या है, विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक भी है और डिजिटल भी है। इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, एबीसी, एटेंस ऑफ बेरी कंप्यूटर। और विश्व का प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रिकल, ठीक है, पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर और था एनिएक। एनिएक मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ठीक है। उसके बाद संग्रहित प्रोग्राम के आधार पर पहला कंप्यूटर। संग्रहित प्रोग्राम मतलब प्रोग्राम के समूह के साथ पहला क्या था, कंप्यूटर। उसके आधार पर एडवेक था, ठीक है, यूनिवेक, फिर एडवेक क्या है, इसका संग्रहित प्रोग्राम के आधार पर पहला कंप्यूटर। वाणिज्यिक प्रोग्राम में आने वाला पहला कंप्यूटर था यूनिवैक, ठीक है, वाणिज्यिक प्रोग्राम के लिए, प्रयोग के लिए, वाणिज्यिक प्रयोग के लिए आने वाला पहला कंप्यूटर, वाणिज्यिक के लिए उसको यूज किया जाने वाला पहला कंप्यूटर कौन है, यूनिवैक, ठीक है। विश्व का प्रथम माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004, इंटेल 4004 क्या है, विश्व का प्रथम माइक्रो प्रोसेसर। विश्व का प्रथम माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004। विश्व का प्रथम व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर एप्पल 2, ठीक है, विश्व का प्रथम व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर एप्पल 2। विश्व का प्रथम माइक्रो कंप्यूटर, व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर एप्पल 2। अब आते हैं कंप्यूटर की पीढ़ियों में, ठीक है। तो तकनीकी विकास के आधार पर आधुनिक कंप्यूटर के विकास को अलग अलग पीढ़ियों में बांटा गया है। किसके आधार पर, तकनीकी विकास। तो तकनीकी विकास के आधार पर कंप्यूटर, आधुनिक कंप्यूटर के विकास को अलग अलग पीढ़ियों में बांटा गया है, जो निम्नलिखित हैं, ठीक है। तो प्रथम पीढ़ी, तो पहले तो 5 पीढ़ी है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा अभी वाला, ठीक है। और इसका सन क्या क्या है, 1940 से एक 55 है। फिर दूसरा कहाँ से कहाँ है, 55 से 65, दूसरा 65 से 75, ठीक है, मतलब दूसरा 56 से 65, फिर तीसरा 66 से 75, फिर उसके बाद 75 से 95 चौथा वाला, और पांचवा वाला 95 से लेके अब तक, ठीक है। तो वैसे ही है। पहला देखते हैं प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर 40 से लेकर के 55 तक, 1940 से 1955। और इस बीच में क्या क्या आया था, एनिएक। मार्क वन कब आया था, हम लोग यहाँ देखे थे मार्क वन को सबसे पहले। यहाँ कब आया था वो, मार्क वन आया था 1944 में, ठीक है। तो 1940 के बाद आया। तो ये सब जो है मार्क वन, एनिएक, एडसेक, एडवैक, यूनिवैक, ये सब क्या है, प्रथम पीढ़ी के हैं, ठीक है, 1955 तक, ठीक। तो इसमें क्या आ गया, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में इसमें आ गया क्या, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में आ जाएगा ये सब, ठीक है, एनिएक, यूनिवैक, मार्क वन, एडवैक, ये सब। म्यू जो भी है, म्यू में जो था मार्क वन था, एनिएक था, एडसेक, एडवैक, यूनिवैक, ये सब, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है, इनमें हार्डवेयर डिवाइस के रूप में निर्वात ट्यूब, मतलब वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। हार्डवेयर डिवाइस के रूप में क्या, वैक्यूम ट्यूब। और भंडारण के लिए पंच कार्ड तथा पेपर, पेंच कार्ड तथा पेपर या फिर चुंबकीय टेप का प्रयोग किया जाता था, पेपर टेप का उपयोग किया जाता था, ठीक है। 1952 में असेंबली लैंग्वेज का विकास डॉक्टर ग्रेसहॉफर द्वारा किया गया। 1952 में, 1952 मतलब कि प्रथम पीढ़ी के दौरान, उस समय डॉक्टर ग्रेसहॉफर के द्वारा असेंबली लैंग्वेज का क्या किया गया था, विकास किया गया। प्रोग्रामिंग के लिए लो लेवल लैंग्वेज का उपयोग किया गया। यह 0 और 1 के रूप में होती थी, ठीक है। इन्हें बाइनरी लैंग्वेज और मशीनी लैंग्वेज भी कहा जाता था। अब लो लेवल लैंग्वेज है ये, ठीक है। तो इस पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार बड़ा एवं अधिक ऊर्जा खपत वाला था और मशीन लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग के कारण प्रोग्राम को लिखना कठिन था। कंप्यूटर में गणना में अधिक समय लगता था तथा साथ ही रिजल्ट में त्रुटियां अधिक थी, जिसके कारण कंप्यूटर में और विकास की आवश्यकता आई और दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर आए। तो पहला इसमें कारण क्या था कि इसके लिए दूसरे पीढ़ी में हम लोग जाएं, उसका क्या था, पहला ये जो है लो लेवल लैंग्वेज में था, जिसके चलते इसको हम लोग समझने में दिक्कत होता था। इसमें बाइनरी लैंग्वेज में होता था, मशीनी लैंग्वेज में, तो इसके प्रोग्राम को समझने के लिए और लिखने के लिए दिक्कत होता था, ठीक है। और अधिक ऊर्जा खपत होता था, बड़ा आकार का था तो अधिक ऊर्जा खपत होता था। उसके बाद इसका जो प्रोग्रामिंग है मशीनी लैंग्वेज में होता था, मशीन लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग होता था, जिसके कारण प्रोग्राम लिखना जो है इसमें क्या होता था, कठिनाई होती थी। और कंप्यूटर में गणना के समय लगता था, अधिक समय लगता था, गणना में अधिक समय लगता था, ठीक है।
और रिजल्ट में त्रुटियां अधिक होती थी। त्रुटियां भी क्या होती हैं? अधिक, जिसके कारण कंप्यूटर में और विकास की आवश्यकता पड़ी और दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर यहाँ पे आए। इसी में वैक्यूम ट्यूब का क्या किया गया था? हार्डवेयर डिवाइस के रूप में वैक्यूम ट्यूब या फिर निर्वात ट्यूब का उपयोग किया गया था। ठीक है, तो ये हो गया। अब निर्वात ट्यूब, ठीक है, निर्वात ट्यूब के लिए इसमें किया गया था हार्डवेयर के रूप में, हार्डवेयर डिवाइस के रूप में। और पंच कार्ड को क्या? भंडारण के लिए, स्टोरेज के लिए क्या? पंच कार्ड। ठीक है, पंच कार्ड इसका स्टोरेज के लिए पंच कार्ड, और पेपर ट्यूब, पेपर टेप। ठीक है, पेपर टेप और पंच कार्ड इसके भंडारण के लिए। तो इतना मेन है इसमें। निर्वात ट्यूब भी उपयोग होता था और भंडारण के लिए पंच कार्ड या फिर पेपर या फिर चुंबकीय टेप। ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज था, 0 और 1 के रूप में बाइनरी लैंग्वेज में होता था। तो इसका आकार बहुत बड़ा रहता है और इसका अधिक ऊर्जा खपत होता था। ठीक है, इसमें और मशीनी लैंग्वेज में प्रोग्राम रहता था तो उसको लिखने के लिए और समझने के लिए बहुत कठिनाई होती थी, अधिक समय लगता था, गणना के लिए त्रुटियां अधिक होती थी। इसके कारण कंप्यूटर में और विकास की आवश्यकता पड़ी और दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर है। इस समय जो है ना, असेंबली लेवल लैंग्वेज किसने लाया था? ग्रेसहॉफर द्वारा लाया गया था। डॉक्टर ग्रेसहॉफर के द्वारा क्या है? असेंबली लेवल लैंग्वेज 1952 में आया। इसमें कौन कौन से कंप्यूटर आते हैं? एनिएक, यूनिवैक, फिर मार्क 1, एडवैक, एडसेक, ये सब आते हैं इसमें। ठीक है, अब अगला इसमें आता है दूसरे पीढ़ी के कंप्यूटर। इसमें 1956 से लेकर के आता है 1900 कितने तक? 65 तक। ठीक है, इस पीढ़ी में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के रूप में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। अब ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया किसके जगह पे? इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब के, तो वैक्यूम ट्यूब के। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर इसमें क्या किया गया? वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर इसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। ठीक है, ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। 1947 में ट्रांजिस्टर का विकास 1947 में हो चुका था, पहली पीढ़ी में ही हो चुका था। और इसका विकास किसने किया था? जॉन बॉर्डिंग, विलियम शाक्ले और वाटर ब्रेटन ने। ठीक है, जॉन बॉर्डिंग, विलियम शाक्ले और वाटर बेटन। जॉन बॉर्डिंग, विलियम शाक्ले और वाटर बेटन द्वारा किया गया था, जो अर्धचालक सिलिकॉन और जर्मेनियम का बना होता है। 1947 में ट्रांजिस्टर का विकास अमेरिका के जॉन बॉर्डिंग, विलियम शाक्ले और वाटर बेटन द्वारा किया गया, जो सिलिकॉन और जर्मेनियम से बना होता है। ठीक है, भारत के लिए मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस भंडारण के लिए मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस, ठीक है, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस चुंबकीय भंडारण उपकरणों का उपयोग हुआ, जो कि एक सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी थी। ठीक है, सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी थी। और ये मैग्नेटिक टेप, जैसे मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, ये क्या है? भंडारण के लिए जो उपयोग होते थे वे थे। ठीक है, दूसरी पीढ़ी में। इस पीढ़ी में कोबोल तथा फोटोन नामक उच्च कोबोल और फोटोन, ठीक है, कोबोल और फोटोन नामक उच्च लेवल मतलब उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग किया गया। ठीक है, उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग किया गया और जिसका विकास आईबीएम कंपनी ने किया था। किसने किया था? आईबीएम कंपनी ने किया था। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले तो इसमें वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। ट्रांजिस्टर का इसमें उपयोग किया गया। उसका विकास कब हुआ था? 1947 में। किसने बनाया था इसको? बॉर्डिंग, शाक्ले और बेटन ने। ठीक है, जॉन बॉर्डिंग, विलियम शाक्ले और वाटर बेटन ने इसका विकास किया था। और ये किससे बना था? अर्धचालक सिलिकॉन या जर्मेनियम का बना होता था। भंडारण के लिए इसमें मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस, चुंबकीय भंडारण उपकरणों का उपयोग किया गया, जो सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी थी। ठीक है, अब इसी समय क्या हुआ था? कोबोल और फोटोन नामक उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग किया गया, जिसका विकास आईबीएम ने किया था। किसने किया था? आईबीएम कंपनी ने किया था, कोबोल और फोटोन का। ठीक है, और द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में जो है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का आरंभ हुआ। ठीक है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम एक नॉन इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिनमें एक बार इनपुट करने के बाद मानवीय हस्तक्षेप नहीं हो सकता। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम एक नॉन इंटरैक्टिव, ठीक है, नॉन इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें एक बार इनपुट दे देने के बाद क्या होता है? उसमें मानवीय हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस पर वो आधारित था। सेकेंड पीढ़ी का जो कंप्यूटर था, इसमें असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग हुआ। ठीक है, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग हुआ। ठीक है, अब उसके बाद असेंबली लैंग्वेज में निमोनिक्स कोड का उपयोग किया गया, जो कि याद रखने में मशीनी भाषा की तुलना में आसान हुआ करती थी। ठीक है, और निमोनिक्स में कैसा होता था? जैसे एडिशन के लिए ऐड, सब्सट्रैक्शन के लिए सब, ऐसे करके। ठीक है, तो वो क्या है? निमोनिक्स भाषा। ठीक है, तो उसके लिए जो है ना असेंबली लैंग्वेज में निमोनिक्स कोड का उपयोग किया गया, जो कि याद रखने में मशीनी भाषा की तुलना में आसान हुआ करती थी। और व्यावसायिक और औद्योगिक उपयोग प्रारंभ हुआ इस समय में। ठीक है, व्यावसायिक और औद्योगिक उपयोग भी कंप्यूटर का क्या हो गया? चालू हो गया। इसमें कौन कौन सा आता है कंप्यूटर? IBM 7094, IBM 1401, ठीक है, फिर PDP-8, ये सब आता है। अब तृतीय
पीढ़ी में ये कब से कब तक था, 1965 से 1975 तक। इस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, पहले पीढ़ी में क्या वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में ट्रांजिस्टर, तीसरे में ट्रांजिस्टर के स्थान पर क्या आईसी चिप का प्रयोग किया गया, जो सिलिकॉन या जर्मेनियम, ये भी सिलिकॉन और जर्मेनियम से ही बना रहता था ट्रांजिस्टर के जैसे। और आईसी चिप का विकास जो है 1958 में, मतलब कि सेकेंड पीढ़ी में किसने किया था, जेएस किल्बी एवं रॉबर्ट नोई। जेएस किल्बी, किल्बी और नोई, ठीक है, किल्बी और रॉबर्ट नोई, जेएस किल्बी और रॉबर्ट नोई ने किया था। एसएसआई जो है, आईसी का क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है फुल फॉर्म, और एसएसआई मतलब स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है, और एमएसआई मतलब मीडियम स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किया गया। स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और मीडियम स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किया गया, ठीक है। भंडारण के लिए मैग्नेटिक टेप का उपयोग हुआ और रैम का उपयोग प्रारंभ हुआ। कब हुआ था, तृतीय पीढ़ी में रैम का उपयोग प्रारंभ हुआ था। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका प्रारंभ कब स्टार्ट हुआ, तृतीय पीढ़ी में। और मल्टी प्रोग्रामिंग भी शुरू हुआ था, ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग भी शुरू किया गया इस समय। सेमीकंडक्टर मेमोरी का विकास हुआ। व्यक्तिगत कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर निर्माण किया जाने लगा, ठीक है। कीबोर्ड और माउस का प्रयोग इसी पीढ़ी में प्रारंभ हुआ। तीसरे पीढ़ी में क्या क्या हुआ, रैम का उपयोग चालू हुआ। उसके बाद किसका, कीबोर्ड का और माउस का भी उपयोग इसी समय चालू हुआ, ठीक है। और आईसी चिप का भी उपयोग इसी समय चालू किया गया, ठीक है। फिर रियल टाइम टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग हुआ इस समय। इससे पहले क्या था, इसमें द्वितीय पीढ़ी का था, उसमें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था, ठीक है। यहाँ पे क्या था, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था द्वितीय पीढ़ी के में। और तृतीय पीढ़ी में क्या आ गया, वो इसमें रियल टाइम टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग हुआ, ठीक है। अब उच्च स्तरीय भाषा पास्कल एवं बेसिक का विकास हुआ। इससे पहले के में क्या हुआ था, द्वितीय पीढ़ी के में कोबोल और फोर्टून का। अब तृतीय पीढ़ी में क्या, पास्कल और बेसिक का विकास हुआ, ठीक है। ये उच्च स्तरीय भाषा है, हाई लेवल लैंग्वेज। इसमें कौन सा आता है, कौन सा कंप्यूटर, IBM 360, NCR 395, B6500, ठीक है। अब अगला चौथा पीढ़ी में क्या है, कब से कब तक था ये, 1975 से 1990 तक। इसको मैं गलती से 1995 बता दिया था, ये 1990 है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ था, VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का उपयोग हुआ इसमें। जैसे माइक्रो प्रोसेसर की क्षमता में वृद्धि की गई इसमें, ठीक है। और आईसी चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट और माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग हुआ। इससे पहले क्या होता था, इससे पहले जो तृतीय पीढ़ी का था उसमें ट्रांजिस्टर के स्थान पर क्या आईसी का प्रयोग किया गया, आईसी चिप का, ठीक है, जो सिलिकॉन और किसके लिए, जर्मेनियम से बना होता था, ठीक है। अब चतुर्थ पीढ़ी में क्या हो गया, आईसी चिप के साथ साथ माइक्रो प्रोसेसर का भी उपयोग होने लगा, ठीक है। यहाँ पे 1971 में MI हॉप के द्वारा जो है माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया गया, किसके, ME हॉप के द्वारा। ME हॉप के द्वारा क्या किया गया, ME हॉप के द्वारा माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया गया। अब भंडारण के लिए सेमीकंडक्टर मेमोरी डिवाइस का उपयोग हुआ। जैसे रैम की क्षमता में वृद्धि हो गई, सेमीकंडक्टर मेमोरी डिवाइस का इसमें क्या हुआ, भंडारण के लिए उपयोग किया। इससे पहले मैग्नेटिक टेप का होता था या फिर मैग्नेटिक डिस्क का इसका उपयोग किया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, सेमीकंडक्टर मेमोरी डिवाइस का उपयोग हुआ भंडारण के लिए, ठीक है। अब जैसे कि रैम में इसमें क्षमता में वृद्धि, और इसी पीढ़ी में पर्सनल कंप्यूटर का विकास हुआ, जिसे 1981 में IBM कंपनी द्वारा प्रथम PC कंप्यूटर का विकास किया गया था, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर का विकास इसी समय हुआ था, चौथे पीढ़ी में 1981 में IBM कंपनी के द्वारा। और मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का इसमें प्रयोग किया गया। इससे पहले क्या था, रियल टाइम टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसमें क्या आ गया, मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया गया। इसी पीढ़ी में कंप्यूटर नेटवर्क का लैन एवं वैन का विकास हो चुका था, ठीक है। लैन और वैन का विकास हो चुका था, ठीक है। इसी पीढ़ी में पहली बार GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नामक सॉफ्टवेयर का विकास हुआ, ठीक है। किसका, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का। अब इसी पीढ़ी में सी भाषा, जो सी लैंग्वेज होता है ना, सी लैंग्वेज का विकास हुआ। सी भाषा का विकास डेनिस रिची ने 1971 में किया। 1971 में सी भाषा का उपयोग किसने किया था, विकास डेनिस रिची ने किया था। मिनी कंप्यूटर का विकास हुआ इसी पीढ़ी में, चौथे पीढ़ी में। ऑपरेटिंग सिस्टम में MS-DOS, MS विंडोज और एप्पल OS तथा यूनिक्स का विकास हुआ। MS-DOS, MS विंडो और एप्पल OS और यूनिक्स का विकास हुआ, ठीक है। उदाहरण के लिए IBM PC XT3 और क्या है ये, इंटेल 4004 चिप इस समय आए थे, ठीक है, चतुर्थ पीढ़ी में। अब आता है पंचम पीढ़ी का कंप्यूटर, जो कि 1900 से अब तक चलता आ रहा है, ठीक है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में कृत्रिम ज्ञान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जा रहा है, जो स्वयं परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय ले सकता है। जैसे कि
रोबोट, ठीक है। तो 5वें पीढ़ी के कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जा रहा है जो कि स्वयं परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय ले सकता है। इसमें यूएलएसआई अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और एसएलएसआई सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का उपयोग हुआ है। इससे पहले में किस चौथे पीढ़ी में क्या हुआ था, वीएलएसआई मतलब कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसमें यूएलएसआई अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और एसएलएसआई सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का उपयोग हो रहा है, ठीक है। तो आईसी चिप और माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग होता है इसमें, और माइक्रो प्रोसेसर की क्षमता में वृद्धि हुई। डुअल कोर, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण हुआ जिनमें पैरेलल प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। भंडारण के लिए ऑप्टिकल डिस्क का उपयोग हुआ। इससे पहले सेमीकंडक्टर डिवाइस में हम लोग क्या करते थे, भंडारण, चौथी पीढ़ी में। अब इसमें ऑप्टिकल डिस्क का क्या हो गया, उपयोग हुआ। उदाहरण के लिए सीडी, डीवीडी और ब्लू रे डिस्क, बीआरडी जो भी है, एचवीडी, होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क आदि, ये सब उसके उदाहरण है, ठीक है। और ईमेल, इंटरनेट और डब्ल्यू का विकास हुआ, ठीक है। ईमेल का हुआ, फिर इंटरनेट और डब्ल्यू का विकास हुआ। इन सब का हमने क्या आविष्कारक का नाम देखा है, उसको याद करना है, ठीक है। अब मैग्नेटिक बबल मेमोरी के प्रयोग से भंडारण क्षमता में वृद्धि हुई। मैग्नेटिक बबल मेमोरी, ठीक है, मैग्नेटिक बबल मेमोरी के प्रयोग से भंडारण क्षमता में वृद्धि हुई। लैपटॉप, नोटबुक, स्मार्टफोन के साथ एम्बेडेड कंप्यूटर का विकास हुआ। किसके किसके साथ, लैपटॉप, नोटबुक, स्मार्टफोन के साथ एम्बेडेड कंप्यूटर का विकास हुआ। अब कुछ इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। किसको, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। आधुनिक कंप्यूटर का जनक एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक और आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसको, एलन ट्यूरिंग को। प्रथम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम क्या है, एडा। क्यों, क्योंकि इसको लेडी एडा अगस्ता ने क्या किया था, प्रोग्राम। पहले प्रोग्रामर वो थे तो उनके नाम पर है क्या, पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम एडा, ठीक है। एनिएक प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है, एनिएक। सिद्धार्थ भारत में निर्मित प्रथम पर्सनल कंप्यूटर है। जो पर्सनल कंप्यूटर पहला किसने बनाया था, पीसी जो है उसको आईबीएम कंपनी ने बनाया था, ठीक है, चौथे पीढ़ी में। लेकिन पहला जो भारत का निर्मित पर्सनल कंप्यूटर है वो कौन सा है, सिद्धार्थ, ठीक है। विश्व की पहली कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी कौन सी है, आईबीएम, जो कि अमेरिका की है। आईसी में सर्किट सिलिकॉन, मेटल तथा जर्मेनियम से क्या बनाए जाते हैं, जो कि अर्धचालक हैं। सेमीकंडक्टर से बनाए जाते हैं आईसी में, इंटीग्रेटेड सर्किट में, ठीक है, जो कि सिलिकॉन और जर्मेनियम मेटल से बनाए जाते हैं, ठीक है। सिलिकॉन, मेटल और जर्मेनियम से बनाए जाते हैं अर्धचालक, जो कि अर्धचालक हैं, ठीक है। किसके क्या बनता है उससे, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक। अब कंप्यूटर का वर्गीकरण, इससे पहले हम लोग जो पीढ़ी वाला लाए वो किसके आधार पर था, तकनीकी विकास के आधार पर। कुछ कुछ एक्स्ट्रा जुड़ता गया, तकनीकी विकास होता गया, उसके आधार पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पीढ़ी तक उसमें हुआ। अब इसमें आ रहा है क्या, किसके आधार पर, कंप्यूटर का वर्गीकरण। कंप्यूटर को उसके प्रयोग के उद्देश्यों के आधार पर निम्न 3 प्रकार, उसके प्रयोग के उपयोग के आधार पर, ठीक है। तो उसके प्रयोग के उद्देश्यों के आधार पर निम्न 3 भागों में बांटा गया है। एक तो आकार के आधार पर पहला, और दूसरा क्या है, पहला देख लेते हैं आकार के आधार पर। आकार के आधार पर माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है, फिर मिनी, फिर मेन कंप्यूटर, फिर सुपर कंप्यूटर। माइक्रो, मिनी, फिर मेन फ्रेम, फिर सुपर कंप्यूटर, ठीक है। तो माइक्रो कंप्यूटर ये क्या है, इसका आधार पोर्टेबल होता है तथा इसे कंप्यूटर ऑन ए चिप बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, इसका आधार जो है, बेस जो है वो पोर्टेबल होता है, और इसको क्या बोलते हैं, कंप्यूटर ऑन अ चिप भी बोलते हैं इसको, ठीक है। कंप्यूटर ऑन अ चिप भी कहते हैं। इसका विकास सर्वप्रथम आईबीएम कंपनी ने किया। डेस्कटॉप, लैपटॉप, पीडीए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट या डिजिटल डायरी, जो कि एक पोर्टेबल कंप्यूटर है, टैबलेट तथा स्मार्टफोन इसी के उदाहरण है, ठीक है। लैपटॉप, डेस्कटॉप जो हमारा कंप्यूटर है, ये साइड में दिख रहा है फोटो, ये सब क्या है, इसी का उदाहरण है। किसका, माइक्रो कंप्यूटर का, ठीक है। टेलीफोन जो है क्या बोलते हैं, टैबलेट, और जो स्मार्टफोन जो है वो सब भी इसी का क्या है, एग्जाम्पल। उपयोग कहाँ कहाँ होता है, घर में करते हैं, ऑफिस में करते हैं, विद्यालय, व्यापार, मनोरंजन आदि में। इसमें 8, 16, 32, 64 बीट माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। 8 का, 16 का, 32 का, 64 बीट माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर सिंगल यूजर डिवाइस है जो कि आम लोगों के उपयोग के लिए होते हैं। इसको हम लोग एक जने ही उपयोग कर सकते हैं। जो साइड में यहाँ पे ये फोटो दिख रहा है, इसको हम लोग एक जने ही यूज कर सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोला है, सिंगल यूजर डिवाइस है, जो कि आम लोगों के उपयोग के लिए होते हैं, ठीक है। अब इसी में है क्या, मिनी कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर के बाद दूसरा है मिनी कंप्यूटर। तो मिनी कंप्यूटर
माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में आकार एवं प्रोसेसिंग में बड़े होते हैं, जो कि एक मल्टी यूजर सिस्टम है। ठीक है, मल्टी यूजर मतलब एक से अधिक लोग इसको यूज कर सकते हैं, और इसका आकार जो है माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है। इसका उपयोग जो है ना रिसर्च में, मतलब अनुसंधान मतलब रिसर्च, प्रयोगशाला में जो लेबोरेटरी रहता है वहाँ पे, बड़ी कंपनियों में या फिर यात्री आरक्षण आदि में इसको किया जाता है उपयोग। ठीक है, 1960 में मिनी कंप्यूटर डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा जारी किया गया था। 1960 में जो है मिनी कंप्यूटर डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन डीईसी द्वारा इसको क्या किया गया था, जारी किया गया था मिनी कंप्यूटर को। अब क्या है, तीसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर, जिसका प्रोसेसिंग क्षमता सुपर कंप्यूटर से अपेक्षाकृत कम होता है। प्रोसेसिंग जो रहता है वो क्षमता अपेक्षाकृत कम रहता है, किससे, सुपर कंप्यूटर से। ठीक है, यह बड़े व्यावसायिक संस्थान एवं सरकारी संगठनों में प्रयोग होता है। ठीक है, यह एक मल्टी यूजर प्लेटफॉर्म होता है, एक से अधिक लोग यूज कर सकते हैं, जिसमें एक से अधिक यूजर ऑनलाइन कार्य कर सकते हैं। ठीक है, ये भी मल्टी यूजर है। टाइम शेयरिंग एवं मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। इसमें टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग, ये क्या है, मल्टी प्रोग्रामिंग भी है और मल्टी यूजर भी है, और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का इसमें क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, प्रयोग किया जाता है। इसमें सामान्यतः स्पीड की गणना 32 और 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। स्पीड की गणना 32 व 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, 32 और 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है इसमें। ठीक है, और इससे पहले वाला जो था, मतलब मिनी कंप्यूटर से और पहले मेन फ्रेम कंप्यूटर, उसमें 8, 16, 32, 64 पूरा रहता था। ठीक है, किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। और इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, अनुसंधान में होता है, रिसर्च में, अंतरिक्ष विज्ञान में, और कहीं कहीं और होता है। ठीक है, अब अगला आता है सुपर कंप्यूटर। इसका आकार, मतलब यह जो है आकार में सबसे बड़ा तथा तीव्र गति का कंप्यूटर होता है। वर्तमान में इसका उपयोग मौसम पूर्वानुमान, अर्थव्यवस्था, आणविक और अंतरिक्ष रक्षा आदि क्षेत्रों में किया जाता है। कहाँ कहाँ, मौसम पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। ठीक है, और वेदर फोरकास्टिंग इसका मतलब। ठीक है, फिर अर्थव्यवस्था में किया जाता है। ठीक, उसके बाद आणविक और अंतरिक्ष, मतलब कि न्यूक्लियर और जो अंतरिक्ष वाला जो रहता है, ठीक है, उसके लिए रक्षा आदि के क्षेत्रों में किया जाता है। ठीक है, इसमें इसके प्रोसेसिंग स्पीड की गणना फ्लॉप्स में। ठीक है, हम लोग पहले पढ़े थे कि जो कंप्यूटर का गति रहता है उसको, जो सुपर कंप्यूटर का, उसको फ्लॉप्स में या फिर मेगा फ्लॉप्स में क्या किया जाता है, उसको गणना किया जाता है। तो फ्लॉप्स का फुल फॉर्म क्या देखे थे हम लोग, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, या फिर मेगा फ्लॉप्स है तो मेगा में क्या आ जाएगा, मेगा फ्लॉप्स। ठीक है, फ्लॉप्स तो वही रहेगा, मेगा आ जाएगा एक्स्ट्रा। अब उसके बाद जलवायु अनुसंधान के लिए सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। किसके लिए, जलवायु के लिए और अनुसंधान, रिसर्च के लिए। ठीक है, क्या किया जाता है, सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। अब इसमें नोट करके दिया हुआ है कि सैमोर क्रे को सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है। किसको, सैमोर क्रे को। ठीक है, एका CRL जो है, और आर्म ऑफ टाटा सन्स विश्व का चौथा और एशिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, वो पहले था। ठीक है, अभी क्या है, वो उसको देखना है। ठीक है, नेट में हर साल जो है अलग अलग आता है, उसका लिस्ट आता है, उसको देख लेना है। ठीक है, उदाहरण के लिए इसमें क्या क्या है, सुपर कंप्यूटर कौन कौन सा है, परम, अनुपम, प्रत्युष, आदित्य, मिहिर, ये सब क्या है, सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, तो कार्य पद्धति के आधार पर अब इसको बांटा गया है। ये तो हो गया आकार के आधार पर, इससे पहले तकनीकी विकास के आधार पर, ये था आकार के आधार पर और उसके उपयोग के आधार पर। अब इसमें आ जा रहा है कार्य पद्धति के आधार पर। तो कार्य पद्धति के आधार पर एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर 3 प्रकार का रहता है। तो एनालॉग में क्या है, पहला, ऐसे कंप्यूटर जिनके द्वारा भौतिक मात्रा जैसे ताप, मतलब तापमान, दाब मतलब प्रेशर, तापमान मतलब टेम्परेचर, और लंबाई मतलब लेंथ को, तरंग, जो मात्राओं को तरंग के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, जैसे वेव के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। उस उदाहरण के लिए स्पीडोमीटर, तापमापी, भूकंप यंत्र, वोल्ट मीटर, ये सब क्या है, एनालॉग कंप्यूटर है। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर की गति एकदम धीरे होती है, अत्यंत धीमी होती है। ठीक है, अब ये किस फॉर्म में देता है, तरंग के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। इसमें जो भौतिक मात्रा रहते हैं, दाब, तापमान, लंबाई के सबके मेजरमेंट को। ठीक है, अगला है डिजिटल कंप्यूटर। इसका उपयोग अंकों की गणना तथा डेटा को इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंकों में प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। डेटा को इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंकों में प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। इन कंप्यूटरों के द्वारा एनिमेशन कार्य भी किया जाता है। ठीक है, एनिमेशन कार्य भी किया जाता है डिजिटल कंप्यूटर में। इस कंप्यूटर में गणना द्विआधारी अंक पद्धति 0 एवं 1 द्वारा किया जाता है। उदाहरण डेस्कटॉप, लैपटॉप इत्यादि। ठीक है, अब तो अगला है इसमें हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर, इसमें क्या होता है, इस कंप्यूटर में एनालॉग एवं डिजिटल कंप्यूटर के दोनों की तरह गुण पाया जाता है। ठीक है,
वर्तमान में इसका प्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र में सर्वाधिक किया जाता है। चिकित्सा मतलब हॉस्पिटल वगैरह में इसका उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। इनपुट एवं आउटपुट में एनालॉग संकेतों का प्रयोग किया जाता है इसमें, ठीक है। इनपुट लेने के लिए और आउटपुट देने के लिए एनालॉग सिग्नल को ये यूज़ करेगा, और गणना और प्रोसेसिंग के लिए क्या करेगा, डिजिटल संकेतों का ये प्रयोग किया जाता है। जैसे इसका उदाहरण है आईसीयू, ईसीजी मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन, ये सब क्या है, हाइब्रिड कंप्यूटर है, ठीक है। अब उद्देश्य के आधार पर ये जो है, उद्देश्य के आधार पर इसको जनरल पर्पस कंप्यूटर पहला है, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। तो पहला तो जनरल पर्पस कंप्यूटर में कितने आते हैं उसको देख लेते हैं। तो ऐसे कंप्यूटर जिनका उपयोग सामान्य उद्देश्य जैसे दस्तावेज तैयार करना, डेटाबेस बनाना इत्यादि के लिए किया जाता है, जनरल पर्पस कंप्यूटर कहलाता है। उदाहरण के लिए जो सामान्य डेस्कटॉप है, लैपटॉप, नोटबुक, नेटबुक, ये सब, ठीक है। तो सामान्य डेस्कटॉप आजकल प्रयुक्त होने वाली पर्सनल कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर है, ठीक है। इसमें कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस और सीपीयू का प्रयोग किया जाता है। इसे हम डेस्क के ऊपर रखकर उपयोग करते हैं, इसलिए इसका नाम डेस्कटॉप पड़ा है, ठीक है। डेस्कटॉप कंप्यूटर मल्टीटास्किंग होता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर को चलाने के लिए विद्युत की आवश्यकता होती है, यह पोर्टेबल नहीं होता। कुछ डेस्कटॉप कंप्यूटर निर्माता कंपनी हैं आईबीएम, एप्पल, एचपी, कॉम्पैक, एचसीएल, लिनोवो, तोशिबा, सैमसंग, डेल एटसेट्रा। अब अगला है लैपटॉप। लैपटॉप एक पोर्टेबल छोटे आकार का कंप्यूटर है जिसे हम आसानी से बैग में रखकर अपने साथ कैरी कर सकते हैं। एक पीसी के सारे कार्य लैपटॉप कर सकता है। लैपटॉप में वीडियो आउटपुट के लिए एलसीडी स्क्रीन होती है और इनपुट के लिए कीबोर्ड और माउस की जगह टच पैड का प्रयोग किया जाता है। यह विद्युत न होने पर भी कार्य कर सकता है क्योंकि इसमें एक लिथियम की बैटरी लगी होती है, ठीक है। किसकी बैटरी? लिथियम की बैटरी। परंतु बैटरी को चार्ज करने की विद्युत की निर्भरता है, ठीक है। विद्युत की निर्भरता किसके लिए है? बैटरी को चार्ज करने के लिए। अब अगला आता है नोटबुक। यह लैपटॉप की लघु संस्करण है, ठीक है। लघु संस्करण मतलब उसका छोटा रूप है। यह आकार में लैपटॉप से छोटा और लैपटॉप के सारे कार्य कर सकता है, ठीक है। नेटबुक, यह नोटबुक का छोटा रूप है, ठीक है, छोटा लघु संस्करण है। हम सबसे छोटा कंप्यूटर नेटबुक को कह सकते हैं। नेटबुक मुख्य रूप से इंटरनेट सर्फिंग के लिए बनाया गया ताकि हम गतिमान अवस्था में इंटरनेट का उपयोग कर सकें, ठीक है। यह नोटबुक का छोटा संस्करण है, लघु संस्करण है। हम सबसे छोटा कंप्यूटर जो है नेटबुक को कह सकते हैं, ठीक है। नेटबुक मुख्य रूप से इंटरनेट सर्फिंग के लिए बनाया गया है जब हम लोग गतिमान अवस्था में इंटरनेट का उपयोग करना चाहें, ठीक है। तो जब नोटबुक ना दिया हो तो आंसर क्या हो जाएगा? नेटबुक होगा, सबसे छोटा कंप्यूटर बोलेगा तो। और नेटबुक नहीं दिया है तो सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा हो जाएगा? नोटबुक, ठीक है। और टैबलेट कंप्यूटर, टैबलेट एक छोटा कंप्यूटर होता है जो टच स्क्रीन मोबाइल के जैसा होता है, ठीक है। टैबलेट में डेटा एंट्री के लिए ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे आप लोग चलाते हैं वो तो समझ में आ जाएगा। पीडीए मतलब कि पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, यह हैंड हेल्ड डिवाइस है जिसे हम अपने हाथ में रखकर उपयोग करते हैं, ठीक है। अतः इसे हम पाम टॉप भी कह सकते हैं। यह मोबाइल फ़ोन की तरह उपयोग किया जाता है। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड और वॉइस इनपुट की सहायता से डेटा एंट्री की जाती है, ठीक है। अगला आता है स्मार्टफोन। तो स्मार्टफोन भी एक क्या है? कंप्यूटर का प्रकार है, ठीक है। तो स्मार्टफोन एक हैंड हेल्ड डिवाइस है। इसमें इनपुट के लिए टच स्क्रीन, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड और वॉइस इनपुट का प्रयोग किया जाता है। जो काम कंप्यूटर से किया जाता है वह सारे काम स्मार्टफोन में भी किया जा सकता है, ठीक है। स्मार्टफोन पूर्ण रूप से ऑडियो और विजुअल कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। तो ये तो हो गया क्या? जनरल पर्पस कंप्यूटर, ठीक है। सामान्य मतलब सामान्य जो उपयोग के लिए कंप्यूटर उपयोग होता है वो है ये सब, ठीक है। अब अगला आएगा क्या? स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। अब अगला क्या है? स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, ठीक है। ऐसे कंप्यूटर जिनका उपयोग विशिष्ट कार्य जैसे मौसम विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, उपग्रह संचालन इत्यादि के लिए किया जाता है, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कहलाते हैं, ठीक है। अब आता है फिर एम्बेडेड कंप्यूटर। ऐसा कंप्यूटर जो किसी विशेष कार्य के लिए बनाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? एम्बेडेड कंप्यूटर। जैसे माइक्रो वेब, वॉशिंग मशीन, टेलीविजन, इन डिवाइस के साथ एक माइक्रो प्रोसेसर होता है जो पूर्व निर्धारित निर्देशों का पालन करके इन युक्तियों को कार्य करने योग्य बनाता है, ठीक है। ये जो है माइक्रो कंप्यूटर किसी विशेष कार्य के लिए बनाया जाता है। जैसे लैपटॉप बोलता हूँ, वॉशिंग मशीन हो गया, माइक्रोवेव हो गया, टेलीविजन, इन सब डिवाइस के साथ एक माइक्रो प्रोसेसर होता है जो पूर्व निर्धारित निर्देशों का पालन करके इन युक्तियों को कार्य करने योग्य बनाता है, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं? एम्बेडेड कंप्यूटर, ठीक है। अब भारत के सुपर कंप्यूटर, तो इसमें याद क्या रखना है? पहला तो
परम 8000 जो है पहला क्या है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। परम 8000 1991 में बना था। किसने बनाया था? संस्था सीडेक पुणे ने। और इसके जो डॉक्टर थे या फिर साइंटिस्ट जो थे वो कौन थे? डॉक्टर विजय भास्कर द्वारा। ठीक है, किसने बनाया था परम 8000? तो डॉक्टर विजय भास्कर ने बनाया था। किस संस्था ने बनाया था? तो सीडेक पुणे ने बनाया था। कब बनाया था? तो 1991 में। ठीक है, फिर उसके बाद सीडेक जो सीरीज है, सीडेक बोलता हूँ, परम जो सीरीज है, परम 8600, परम 9000, परम 10,000, परम युवा 2, ये सब जो है परम सीरीज वो किसका है? सीडेक पुणे का है। ठीक है, अब उसके बाद परम सिद्धि जो है वो क्या है? परम सिद्धि यहाँ पे है। परम सिद्धि वो एक इम्पॉर्टेंट है, ये 2020 में आया। ठीक है, वो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित है। ठीक है, परम सिद्धि। अब इसके बाद क्या है? परम शक्ति। ये सब क्या है? सीडेक पुणे वाले हैं। ठीक है, फिर आगे इसका देखेंगे हम लोग। इसमें परम युक्ति भी किसका है? सीडेक पुणे का ही है। फिर एका सुपर कंप्यूटर, तो एका जो है, एका वो टाटा समूह के सीआरएल पुणे से है। ठीक है, सीआरएल पुणे से है। ठीक है, ये कब बना था? 2007 में। तो एका सुपर कंप्यूटर ये किसका है? टाटा समूह का है, जो सीआरएल पुणे में है। ठीक है, वो 2007 में बना था। और जो अनुपम सीरीज है, अनुपम 860, अनुपम अलका, ये जो हैं ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा क्या किए गए हैं? बनाए गए हैं। ठीक है, तो जो 860 है वो दिसंबर 1991 में बना, और अलका जो है वो कब बना है? अनुपम का जुलाई 1997 में। ठीक है, अब जो है पेस सुपर कंप्यूटर वो किसका है? डीआरडीओ का है। डीआरडीओ का है। ठीक है, पेस सुपर कंप्यूटर डीआरडीओ का है। विक्रम 100 ये किसका है? इसरो का है। तो विक्रम जो है उससे समझ में आता है इसरो, पेस उससे क्या समझ में आता है? डीआरडीओ, अनुपम से क्या समझ में आता है? भाभा का है, एका से क्या समझ में आता है? टाटा समूह का है। ठीक है, अब उसके बाद आता है फ्लो सॉल्वर। ये 1980 में आया था। इसको एनएल नेशनल एरोनॉटिकल लैब बेंगलुरु के द्वारा बनाया गया था। फ्लो सॉल्वर किसका है? एनएएल नेशनल एरोनॉटिकल लैब। ठीक है, अब उसके बाद प्रत्युष सुपर कंप्यूटर ये किसका है? आईआईटीएम मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे। ठीक है, इसने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे ने 3 यहाँ पे क्या बनाया है? सुपर कंप्यूटर। और ठीक है, क्या? प्रत्युष सुपर कंप्यूटर, आदित्य सुपर कंप्यूटर और मिहिर सुपर कंप्यूटर। आदित्य, प्रत्युष और मिहिर ये तीनों जो है किसके द्वारा बनाए गए हैं? आईआईटीएम मतलब कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। ठीक है, अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला है, इसमें विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे 1 सन कब? 1979 में क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा बनाया गया है। क्रे 1 पहला सुपर कंप्यूटर है विश्व का, जो कब बना है? 1979 में, 1979 में। किसने बनाया है? क्रे रिसर्च कंपनी के द्वारा। ठीक है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर क्या है? परम 8000, परम 8000 है। ठीक है, इसका विकास कहाँ हुआ है? सीडेक पुणे ने किया है। ठीक है, भारत का वर्तमान तेज सुपर कंप्यूटर, इसको सर्च कर लेना है। ठीक है, ये अभी चेंज हो गया है। विश्व का वर्तमान सबसे तेज सुपर कंप्यूटर ये भी चेंज हो गया है। ठीक है, अब नोटबुक सबसे छोटा कंप्यूटर है। ठीक है, नोटबुक सबसे छोटा कंप्यूटर है। भारत का सिलिकॉन वैली नोटबुक सबसे छोटा कंप्यूटर है। ठीक है, भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है। कहाँ को कहा जाता है? बेंगलुरु को। सैद्धांतिक या फिर आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान और कृत्रिम बुद्धि के जनक एलन एम ट्यूरिंग को माना जाता है। ठीक है, किसको? एलन एम ट्यूरिंग को। किसका? सैद्धांतिक आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान और कृत्रिम बुद्धि के जनक एलन एम ट्यूरिंग को माना जाता है। वर्क स्टेशन तीव्र गति वाली पीसी है। ठीक है, क्या है? तीव्र गति, एकदम हाई स्पीड वाला क्या है? पीसी है, वर्क स्टेशन, जिसका प्रयोग भवन निर्माण, इंजीनियरिंग और सिमुलेशन में किया जाता है। पाम टॉप, पीबीए, स्मार्टफोन, टैबलेट और नेटबुक हैंड हेल्ड डिवाइस हैं। ठीक है।